सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे पार्लियामेंट का इजलास, कानून साजी धींगा मुश्ती एक साथ, किसकी जीत किसकी हार, साबिक चीफ जज का हल्फिया बयान, लंदन का क्यों किया इंतखाब, अहमद हसन राना करेंगे पर्दाफाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त दे दी है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमती बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। गुफ्तार, ललकार, तकरार और तुतकार के साथ आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खासा हंगामा खेज रहा। आज मंजूर किए गए बिलों में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल था, जिस पर अपोजिशन को सबसे ज्यादा एतराज था। इस बिल के तहत 2017 के इलेक्शन एक्ट में 2 तरामीम तजवीज़ की गई, जो कि वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोटिंग का हक देने से मुतल्लिक है। यह बिल 221 अरकान की हिमायत से मंजूर कर लिया गया, जिसकी मुखालफत में 203 वोट आए। इस बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन के अरकान असम्बली ऐवान से वॉकआउट कर गए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर हुकूमत हमारे साथ मिलकर कानून साजी करती तो अगले इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होते, लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद वोटिंग मशीन का कानून पास करवाएंगे तो हम आज से अगले इलेक्शन को ना मानने का ऐलान करते हैं। इन्होंने इस कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया, जबकि शहबाज शरीफ ने EVM को ईविल एंड विशियस मशीन करार दे दिया। इनका कहना था कि हुकूमत की नीयत में फतूर है। ईवान में तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने हुकूमती बेंचों में मौजूद बाज़मीर अराकीन से दरखास्त की कि वो इनका साथ दें और इस कानून को दफन कर दें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद अपोजिशन के 16 अरकान इस अहम मौके पर गैर हाजिर रहे। ये गैर हाजिरी मजबूरी थी या अंदर खाते डील की चूरी, इसका पता बाद में चलेगा। लेकिन फिलवक्त अपोजिशन की सफ़ों में मिलने वाली इस सपोर्ट की मदद से हुकूमत अपने बिल पास कराने में कामयाब रही। नाक़िदीन EVM ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने को हुकूमत की बड़ी फतह करार दे रहे हैं, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान की मद्दा है। इन्हें वोट का हक मिलने का मतलब किसका फ़ायदा है, अपोजिशन अच्छी तरह जानती है। इसीलिए अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात बिल के खिलाफ हर हद तक जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले बिल्स को अदालत का लज़म करार दे सकती है। आज के बड़े इजलास की बड़ी खबर क्या है, इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम रज़ा मेरे साथ है। गुलाम रज़ा साहब, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, ये कहाँ गए? आपने हमें नंबर्स बताए थे, बिल्कुल ठीक वही नंबर्स हमें नजर आए, लेकिन ये अपोजिशन के लोग कहाँ गायब हो गए? 16 अपोजिशन के लोग जो थे उसामा गाजी साहब, वो पूरे थे। असल में गिनती के दरमियान कोई मसला ज़रूर हुआ है वहाँ पे। और आपने ये भी देखा कि आज की कानून साजी में आपको एक और बड़ी अहम चीज़ नज़र आई कि आवाज़ लगाएं, जिनकी आवाज़ ऊंची होगी उनका बिल जो है वो पास सफ़र होगा। तो ये इस तरह की कानून साजी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आवाज़ों से कानून साजी तो मंडियों में होता था, मछली मंडी में या सब्ज़ी मंडी में आवाज़ों से आड़ती और वो वहाँ पे आवाज़ लगाने वाले भी होते थे। लेकिन आज स्पीकर साहब ने कहा कि जिनकी आवाज़ ऊँची होगी वो बिल पास सफ़र होगा। तो इस तरह से भी कुछ बिल पास हुए हैं। तो ये आज जो सूरत हाल थी, 203 अपोजिशन के लोग जो हैं वो सामने आए हैं। जिस तरह से 3-4 लोग इनके गैर हाज़िर थे, जिस तरह से नवीद कमर साहब को डिंगी हुआ है और नवाब यूसुफ तालपुर जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और इस तरह से 2-3 और लोग मुल्क से बाहर हैं। कुछ लोग यहाँ पे जब इनकी गिनती यहाँ पे हुई है तो अपोजिशन के लोग पूरे थे, तो उसके बाद इनके कुछ लोग जो हैं वो कम हुए हैं। और इसी तरह से जो ये देखा जाए कि अपोजिशन के 6 लोग वो उधर चले गए थे, आपको कल भी हमने बताया था, और वही लोग उधर जाके 6, इसलिए वो 221 हुए हैं। अच्छा। वो ये नहीं कि उनके 221 थे, उनको तो 227-28 होने चाहिए थे, लेकिन उनके लोग भी इधर उधर हुए, तो इतना 5-7 का फ़र्क ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर सबसे पहले जब ये बिल पास हुआ, इसी पर ही लड़ाई शुरू हुई थी, और फिर नौबत जो है वो कुछ मेंबरान असम्बली की हाथापाई तक भी जा पहुंची, धक्का पेल भी हुई,
और एक दूसरे को गाली गलोच भी हुआ। तो ये इसी तरह की जो हालात थे, कंसेंसस बिल्ड करने की बजाय हुकूमत ने जैसे तैसे भी किया, उन्होंने मैनेज किया और बिल अब जो है वो पास करवा लिए हैं। और इसी तनाजुर में आज आपने अपोजिशन रहनुमाओं की तमाम की तकरीरें भी सुनी होंगी। इस तरह से अपोजिशन बहुत कम खट्टी हुई है, जिस तरह से आज नज़र आ रहा था, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो थे, फिर उनके साथ मौलाना असदुर रहमान थे, फिर बाहर आके भी उन्होंने टॉक की, बातचीत की पार्लियामेंट के सामने। तो अभी से उन्होंने कह दिया कि ये आने वाले इलेक्शंस जो हैं उसको तो वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो अभी स्टेक होल्डर्स ये हैं, सियासी पार्टियां, बड़ी सियासी पार्टियां, देखिए ये तीसरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी का ये अब अहद है कि तस्लीम करें ना करें, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेना होता है। मैं दोबारा आता हूँ बस बाबर साहब, अब इसके बाद 1.5 साल 2 साल का सफर इमरान खान के लिए आसान नहीं हो गया। वो जो -1 वाला मामला था, इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दें, वो सब बातें अब खत्म हो गई। देखें उसामा साहब, मैंने PMLQ का जो इजलास लाहौर में हुआ था, तो उसमें एक चीज़ तो उस वक़्त ये थी कि पार्टी की मेजॉरिटी जो थी वो PTI के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बामर मजबूरी वो फ़िलहाल इस PTI के साथ गए हैं। और आपको मैं एक और चीज़ भी कि देखें, काफ लीग नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब आ रही है। अच्छा, चौधरी बरादरान जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं PTI के हवाले से। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी कि जिसकी वजह से उनको अब फ़िलहाल PTI के साथ जाना पड़ा। अगर आप ये कहें कि ये चूँकि अब वो चले हैं तो अगले 1.5 साल वो PTI के साथ ही जुड़े रहेंगे, तो ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आने ये अब आज तो बड़ा मुश्किल था हुकूमत के लिए मैनेज करना। उसामा साहब, ये सारे तो बिल सर ये इस हुकूमत में, उसामा साहब मेरी बात सुने, ठीक है, हुकूमत आपको बहुत प्यारी लगती है, आप नहीं सर, मैं तो जो फैक्ट है उस पर ला रहा हूं कि माला जपते हैं, लेकिन आर पार का मसला नहीं था। सर आर पार का क्या मसला था? अभी तो आर पार ये 4 महीने पहले सर ये आर पार हो रहा था, जब सेनेट में जो फाइनेंस बिल पास करवाना था, ये आर पार हो रहा था जब सेनेट में बंदा अपना जितवाना था। तो ये तो हर मौके पे अलग एक डील होती है। वो इमरान खान जब मेरी एक बात सुन लें, देखिए सुलो की बात होती तो फिर सुलो की बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ये कहा करते थे KPK में जब इनकी गवर्नमेंट थी और जब ये थ्रेट थी कि उसके खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है, ये कहते थे क्या आप हमारे वोट खरीदेंगे, क्या वहाँ पर हमारे वोटों को पैसे देके हमारे वोटों को खरीदा जाएगा, क्या हमारे इत्तेहादियों को खरीदा जाएगा? अब नोटों के जरिए से धांधली करके हमारे इत्तेहादियों को खरीदा जाएगा। तो ये अपने इत्तेहादियों को किस तरह से इंटैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस बिल में किस तरह से इंटैक्ट किया, सेनेट के इलेक्शन में किस तरह से इंटैक्ट किया, अब कैसे इंटैक्ट कर दिया। वो काफ लीग, वो MQ जो जॉइंट सेशन में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे, जो उनके शाइये में नहीं आए, उनको किसी ना किसी तरीके से तो मैनेज किया गया ना, किसी ना किसी तरीके से तो उनकी डिमांड्स वो ऐसी चीजें मानी गई ना, जिसके बाद वो उन्होंने फैसला किया कि वो PTI को सपोर्ट करेंगे। कौन सी ऐसी चीज रातों रात हो गई कि आज से 4 दिन पहले वो इनके शाइये पर जाने को तैयार नहीं थे और आज उन्होंने इनको वोट दे दिया। कभी वजारत ले ली, कभी आपने कोई अपना बिल पास करवा लिया कि जी मर्दमशुमारी दोबारा होगी, MKM उसकी तरफ आ गई, GDA कहेगी जमीन फंड दे दो। काफली का क्या था? पहले भी यही था कि हमारे कारकुनों की बात सुने। अच्छा मैं मेरी अर्ज सुन ले, ये जो बिल पास करने की आप एक मिनट बोल रहा था, ये जो बिल पास करने की आप बात कर रहे हैं ना, MKM की बात कर रहे हैं, ये बज़ाहरन बिल सामने आए होंगे कि जनाब अब हमने अगर आपको सपोर्ट करना है तो हमें कोई फेस सेविंग भी दी जाए, क्योंकि उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से। तो वो फेस सेविंग यही है कि जनाब बज़ाहरन सामने ये लग रहा है कि 2 बिल आए थे और वो पास हुए। MKM तो कई दफ़ा पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाती थी, वापस आ जाती थी, तब बहुत अच्छा था सर। आज अगर वो MKM बाहर जाने वो तो है ही गंदे, वो तो है ही गंदे। पार्टी तो बंदे खरीदती है, पैसे खर्च करती है, नोटों की बोरियां खोल देती है। हम तो पाक साहब हैं, हम तो सुलह की सियासत करते हैं, हम तो नोटों की बोरियां नहीं खोलते। सारे इत्तेहादी आप कहेंगे जी इस तरह चल रहे हैं तो फिर ये इनकी तरफ क्यों जाते हैं? फिर ये मुझे बताया गुलाम साहब, अगर ये इत्तेहादी इतने बुरे हैं तो फिर इनके मिन्नत तरले क्यों, इनके आगे हाथ क्यों कि प्लीज अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इत्तेहाद से अलग हो जाओ। जाके काफली को फिर कहने की क्या जरूरत है कि फिर जाकर आप उनके, और वो लोग जो जाली मैंडेट से आए हुए हैं, वो इत्तेहादी हुकूमत के जो जाली मैंडेट है, इलेक्शन रिग्ड था, उसमें सीटें जीत के आए हैं, तो उनकी मिन्नत करने की फिर क्या जरूरत है? छोड़ दें आप। अच्छा एक चीज तो ये, दूसरा ये बताएं कि ओवरसीज की वोटिंग पर तो अपोजिशन अलग अलग बात कर रही है
फजल रहमान साहब के बेटे कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी हमारे सर का ताज है, इनको जरूर हक मिलना चाहिए वोटिंग का। तो फिर हक मिलना चाहिए, लेकिन हम हुकूमत बिल आएगी तो नहीं। वैसे हम खुद से कोई ले आए तो अलग बात है, हुकूमत का बिल हमें नामंजूर है। मतलब और भी तो बिल थे, कोई बिल नहीं पसंद आया नहीं। आप वैसे आज ना हुकूमत की ही तर्जमानी कर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हुकूमत भी अपने हक में इतना नहीं बोली है जितना आप बोल रहे हैं आज उनके हक में। सर आप दोनों खिलाफ है, तो मैं हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रख रहा हूँ। मौक़िफ़ की बात मैं देखें, आप मुश्तरका इजलास, जी मुश्तरका इजलास में सेंटर्स थे 100 और बाकी मेंबरान कौमी असम्बली थे। आपने ईवान बाला को कौमी असम्बली के बराबर मेंबर की अहमियत दे दी। क्या वो मेंबर, एक मेंबर जो है सेनेट का, वो एक कौमी असम्बली के मेंबर के बराबर है? सर आप तो जरा आइन तो पढ़े कि इस तरह से कानून साजी हो सकती नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है, नहीं हो सकती ना। आप आइन पढ़ें, वहाँ बलोचिस्तान के 25 और उनके 25 सिंध के KPK के 25, पंजाब के 25, वहाँ के ये मेंबरान कौमी असम्बली के साथ बिठा दिए सेंटर्स को, और उसके अंदर जाके ये कानून साजी कर पहले भी इस तरह से किया है। लेकिन मुर्तज़ा ये तो एक आईनी तरीका है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा इसमें गैर आईनी कौन सी चीज है? सर आइन में दर्ज है सर, पहले भी इन्होंने पास सुन ले मेरी इजलास में बिल। मेरी बात सुन ले, मेरी बात। कॉन्सेंसस से अगर कोई चीज़ पास हो जाए कॉन्सेंसस से, तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह की हालत यहाँ पे की गई है और जिस तरह से बिल्डोज किया गया है चीज़ों को, सेनेटर जो हैं उनको, वो कम से कम पंजाब के 30 मेंबर के बराबर एक सेंटर बनता है वहाँ का, और बलूचिस्तान में सारा एक वोट का एक सेंटर बनता है। अगर इसी तरह से सेनेट का आपने मजरू करना है, तो फिर वो सूबों की विल क्या हुई, इनके ऊपर कितनी डिबेट हुई है, कितनी बातचीत हुई है, कितने इनके कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र हुआ है, क्या विल ऑफ द पीपल सामने आई है, क्या डिबेट हुई है, तो नहीं है ना। ये क्या चीज है? हुआ होगा नहीं, पार्टी नून लीग के अदवार भी आए होंगे, नई अदवार आते रहे हैं। देखिए इतना बड़ा इस्लाहात का बिल आया था, और उस इस्लाहात के बिल को कंसेंसस बिल्ड किया गया। 1 साल 1.5 साल तक मीटिंग चलती रही कमेटी की, 1.5 साल तक रोजाना इख्तलाफात हो जाते थे। मियाँ रजा रबानी और कमेटी के सरबराह थे, सबको बुलाते थे, बात होती थी। आखिरकार वो इंतखाबी इस्लाहात बिल जो है वो पास हुआ और कंसेंसस से पास हुआ। आज मेरा ख्याल है इसमें क्या जल्दी है? बड़े खुश होंगे, इतने खुश होंगे, उनके खानदान को वहाँ वोटिंग राइट मिल, तो खुद तो कम से कम डाल सकेंगे अब वोट। मियाँ साहब वहाँ रहते हुए यहाँ नहीं आते, और बाकी का मुझे पता नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा फर्क है सर, इस तरह ना करें, बहुत ज्यादा फर्क है। उनके वहाँ बड़ी फॉलोइंग है सर मेरी वोट। अच्छा जी, पहले मेरी बात सुन ले, आप क्या फर्क है? चलिए आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ ने जो प्रपोजल दी थी, जो इमरान खान प्रपोजल दे रहा है, उसमें फर्क क्या है? सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ से नवाज शरीफ वोट डाल सके, फर्क क्या है? मुझे ये बताएं, क्या वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ने कौन सा बिल पास किया? फर्क की बात करें ना जी। मसला ये है कि ये लाहौर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब 133 है। 133 है, एक बंदा 40 साल से लंदन में रह रहा है, या 40 साल से वो कनाडा में रह रहा है, या अमेरिका में रह रहा है। मुझे एक बात बताएं, उसको क्या पता कि लाहौर के उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन इलेक्शन लड़ रहा है? वो किस तरह से अपना वोट डालेगा? वो किसको वोट अपना डालेगा? मसला ये है कि ये बात वैलिड है कि जिस तरह से आपने ख्वातीन की रिप्रेजेंटेशन दी है, जिस तरह से आपने माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी है, इस तरह से आप उनको भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दें। या फिर उनके जिस तरह से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दें लंदन में, कि वो उनके अपने बंदे हैं, उनको अलग करे। एक बंदे को पता ही नहीं है, वो वोट डालने उसको जाता है, उसको ये नहीं पता कंटेस्ट कौन कर रहा है, तो वो क्या फायदा होगा? आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे होंगे, हुकूमत के बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे नहीं ये तरीकाकार दुरुस्त है। जिसके पास मेजॉरिटी है, जमहूरियत इसी का नाम है सर, जिसके पास मेजॉरिटी है, जमहूरियत में है, उन्होंने कानून पास करा दिया। जमहूरियत इसका नाम नहीं है, फिर इसमें जमहूरियत इसका नाम नहीं है। 1971 का आइन जो था वो कंसेंसस के साथ पास हुआ था। वो किस तरह नहीं होता कि आप सारे प्रोसीजर को बुलडोज करके और आप सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। सर इशू ये है, पहली बात तो ये है कि इसमें पार्टी भी स्टेक होल्डर है, मौलाना फजल रहमान भी स्टेक होल्डर है, इसमें शहबाज शरीफ भी स्टेक होल्डर हैं, इसमें पूरी 22 करोड़ आवाम स्टेक होल्डर है। यहाँ पर बहुत सारे इशूज हैं, लोग अंगूठा लगा कर वोट लगाते हैं, आप उनके सामने ईवीएम मशीनें रख देंगे, अगर गवर्नमेंट की नीयत होती, अगर गवर्नमेंट की नीयत होती तो ये ईवीएम का जो तरीक़ाकार था आज से कुछ साल पहले इंप्लीमेंट हो जाता। लाहौर का 133 का इलेक्शन जो है वो ईवीएम के जरिए से होता, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ईवीएम के जरिए से होते, ताकि लोगों को उसके नकाइस का भी पता चलता, उसके फ़ायदे का भी पता चलता।
इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो आज नहीं चाह रहा। बस फिर जिसने इलेक्शन करवाना है वो ही नहीं चाह रहा, तो फिर आप जबरदस्ती एक सिस्टम को सोच रहे हैं और फिर उसमें कोई मुशावरत ही नहीं की गई, ब्यूरोक्रेसी भी काम नहीं करना चाहती, फिर हम किसी का भी कुछ भी नहीं हो सकता। सर गुलाम रज़ा साहब देखें, उसामा गाजी साहब जी हुक्म देखें, उसामा गाजी साहब जो ईवीएम के हवाले से हुआ है ना, वो इस तरह से हुआ कि आपने एक देसी मिस्त्री जो है ना उसको ये कह दिया कि ताजमहल बनाएं। अच्छा, तो आपने उसके ऊपर बिल पास कर दिया, कानून पास कर दिया कि तुम नहीं बनाना ताजमहल। वो कहता है मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं बना सकता। वो कहते नहीं बस हमने कानून पास कर दिया, बस बनाओ अब। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने होते हैं, इंतखाबात का जिम्मेदार वो अदारा है, इंतखाबात हुकूमतों ने नहीं कराने होते। उन्होंने अपनी वो कैपेसिटी देखनी है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें देखनी है, और अगर वो नहीं करवा सकते तो फिर क्यों उनके ऊपर जोर डाला जा रहा है कि हम कह रहे हैं कि करें। इस तरह नहीं होता। मुशावरत जब एक मेजर स्टेक होल्डर जिसने ये काम करना है उससे नहीं पूछा गया या उससे बात नहीं की, 37-17 लगाए चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी ने, सर कोई एक किसी का जवाब नहीं दिएगा और कहे नहीं जी हमने जिद पकड़ी है, हमने ईवीएम देखिए इसमें बड़े लूप होल रहे हैं। सर क्या पुलिस मुर्दा साहब, इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो स्टेक होल्डर है, जो अपोजिशन है, उसकी मुशावरत शामिल नहीं है। कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट ये पूछेगी कि जनाब आपने ये जो बिल लेके आए हैं क्या इसमें अपोजिशन की मुशावरत शामिल है। आज शहबाज शरीफ ने कहा जी हमारी मुशावरत शामिल नहीं है, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हमारी मुशावरत शामिल नहीं है। जब आपने अपोजिशन से मुशावरत ही नहीं की तो उसके बाद बगैर मुशावरत के ये बिल किस तरह से टेबल हुआ। ये प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं किए गए, पार्लिमानी कमेटी में इस पर डिबेट नहीं हुई। गवर्नमेंट ने असद कैसर साहब ने जो ड्रामा रचाया कि ना ये हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एकदम जो बिल है, इससे पहले भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस ऐसे गए हैं लेजिस्लेशन के हवाले से जिसमें बेसिक पॉइंट ये था कि क्या इसमें प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, क्या इसमें मुशावरत का एलिमेंट शामिल है। जब मुशावरत का एलिमेंट शामिल नहीं है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वापस बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐलान कर दिया, अपोजिशन ने ऐलान कर दिया, अदालत जा रहे हैं और उसके बाद अदालत जो फैसला करेगी यकीनन हुकूमत को मानना होगा। क्यों नहीं मानेगी हुकूमत, उसके पास चॉइस क्या है। लेकिन गुलाम रज़ा साहब सिर्फ इससे हटकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है कि इस पर हमने बड़ी बात की है, असल तनाज़ा इस पर था, सारा के सारा जोर इस पर था, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का था ये भी, लेकिन दीगर भी बिल्स थे। एक अगर हम सियासी तौर पर देखें, आज हुकूमत को फतह तो मिली है। बिलावल साहब बाहर आकर कह रहे थे नहीं जी हुकूमत जीती नहीं, शिकस्त हुई है, मगर सब तज्जियाकारों का ख्याल था आज अगर ये उल्टा हो जाता काम तो हम यहाँ पर कह रहे होते कि जी मेजॉरिटी खो दी इन्होंने, इस्तीफा दे दे, ये एतमाद का वोट खत्म हो गया, कहानी खत्म। कानून साजी से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हटकर इत्तेहादी आज साथ हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत है, आगे लग रहा है कि उनको कोई इतना मसला नहीं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आज उन्होंने वोट किया है और जनाब कल जनाब वो कहेंगे जी हम इत्तेहाद छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी, ये इंशाल्लाह आप जिस तरह से कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसे ही हो और इसी तरह से चीज़ें चलती रहें जिस तरह से आपने गुड विशेस बेस्ट विशेस का इजहार किया है और इसी तरह से मुझे क्या पता सर यहाँ हमारे सियासत में किसी को कुछ हो सकता है, कौन सा वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी करके गया। देखें मैं अर्ज करूं कि नारे कौन लगाता था कुलभूषण के, वो किसका यार है, मोदी का जो यार है वो क्या है, पता नहीं क्या है। तो ये भाईजान आज क्या हुआ, आज कुलभूषण को हमने जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खराज तहसीन पेश की है, उसको हमने अपील का हक दे दिया है कि आप अपनी अपील करें यहाँ पे दोबारा से। हम कह रहे हैं ले जाओ कुलभूषण को भारत वालों, वो कह रहे हैं अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं ले जाओ, हमारी जान छोड़े। रिव्यू का आप अपने पास रिव्यू फाइल कर सकेगा सर। देखिए आईसीजे ने कहा कि उसको रिव्यू का होना चाहिए, वो उसको एक रिव्यू का हक है। आईसीआईजे के जो फैसले होते हैं, आईसीआईजे के जो फैसले होते हैं डेट इज नॉट बाइंडिंग। ये किसी भी मुल्क के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, मर्जी होती है, कोई मुल्क उसको मान ले, तस्लीम कर ले, ठीक है, नहीं मानता उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होते। ये इकसठ नहीं है जो कि सेटलमेंट कोड होती है, जो जुर्माने भी कर सकती है, जो इसके हवाले से और बातें कर सकती है। ये हीनियस क्राइम में मुलव्वस मुल्ज़म है, हीनियस क्राइम है। जब हम ये कह चुके हैं कि हर तरह का जो भी काम इसने गलत किया था उसके हवाले से तमाम सबूत, शवाहिद, हर चीज़ पेश किए गए, इनको ऑफर की गई, नहीं दिया हमने उसको अदालत से दिया ना सर, पूरा एक केस चलाकर होना चाहिए उसको, फिर अगर एक हक दिया जा रहा है तो उसमें क्या हर्ज है।
और अगर हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाना है कि हमारा ये मुजरिम है, तो अपने बंदों जिनको साफ शफाफ ट्रायल के जरिए साबित करके दिखाएंगे कि ये मुजरिम है पाकिस्तान का, तो हमें छुपाने की क्या जरूरत है? जितने बंदे हमारे फांसी जिनकी सजा हुई है उनको भी एक एक ट्रायल का हक दे दें दोबारा, उनको भी कहें कि ये दोबारा से इनको ट्रायल किया जाए, अपील करने का हक दे दें उनको एक एक, कि वो दोबारा शहादतें हो जाएं, दोबारा अपीलें हो जाएं उनको छोड़ने के लिए। इस तरह की बातें देख अगर आप करते रहेंगे ना तो फिर बहुत बात आगे चली जाएगी। ये कुलभूषण के बाद एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक बिल और है इसमें, उसमें इन्होंने जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है उसके फैसले को रेफरेंस बनाया है। देखें मुश्तरका मुफादात कौंसिल क्या है, इसका मतलब है कि आप सिंध को, आप ये समझते हैं कि सिंध की जो विल है, सिंध के लोगों की जो विल है वो उनकी मर्ज़ी को हम नहीं चलने देंगे, ये आप कह रहे हैं। सिंध पहले ही नाराज़ है, बलूचिस्तान नाराज़ है। इस तरह नहीं होता। इस जो हमारी वहदानियत है, जो हमारी वफाक है, वफाक इस तरह नहीं करता। वफाक के लिए सारे यूनिट एक जैसे होते हैं। तो ये कानून साजी किस लिए लाई गई यहाँ पे कि वो मुश्तरका मुफादात के कौंसिल के जो फैसले हैं उनके खिलाफ रेफरेंस जो है उसका बिल बना। बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे कि दिन ब दिन, क्या एक दिन में 29 कानून साजियाँ हो सकती हैं? आप मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बताएं कि इतनी कानून साजी हो सकती है? इतनी कम मेजॉरिटी है, ये ऑर्डिनेंस के सहारों पर चलती आ रही है। उन्होंने कहा एक दफा करके सबको मनाकर जो पिछला 3 साल का एक पड़ा हुआ है सारा काम, उसको तो किसी तरह निकालें। वो तो मजबूरी में इन्होंने किया है, इनके पास और हल ही कोई नहीं था। कभी आप मुझे ये बताएं कि जब गोश्त, दाल, सब्जी, आलू, गंदम, चना सब कुछ एक जगह डाल के पकाया जाएगा तो उसका पकता क्या है? कोई जायका होता है उसका? बाहर क्या निकलता है? तो ये चीजें जो बनी है इस तरह की कानून साजी, ये समझ लें आप वही है मलगोबा। अच्छा एक निकलेगा किसी में से आपने कुछ नहीं जो गुलाम साहब ये बात कही, तो बाबर साहब हमारे यहाँ ये एक सेंटीमेंट है, जिस तरह गुलाम साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि जी एक मुजरिम है, हमारी अदालतों में साबित हो गया, उसको एक और हक क्यों देने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सेंटीमेंट हमारा FATF के हवाले से भी है, ये हमारा UN के हवाले से भी। देखिए ना नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ कि वो कहते थे कि जी वो जो डॉन लीग था, वो कहते हैं जी हम तो ये कहते थे जो तंजीमें इनको कलअदम कर दो, और बाद में हमें करनी पड़ी UN के। फिर हम कहेंगे जी UN कह रहा है, ये कौन होता है हमें कहने वाला किसको करना है किसको नहीं करना? हम आज़ाद कौम है, हमारा सोवरेनिटी है, हम जिस तंजीम को चाहें कलअदम करें, जिसको चाहे ना करें, जिस बंदे को चाहे हम रखें, जिसको चाहे हम सजा दें। तो ये फिर मामला बड़ा, फिर ICJ जनाब वाकई उसका बाइंडिंग नहीं है, नहीं मानते हम फिर क्यों गए? जाना ही नहीं चाहिए था उस वक्त वहाँ पर। ये क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह से? देखिए असूली तौर पर तो बाकी हमें नहीं जाना चाहिए था, हमें उनकी जुरिडिक्शन को मानना ही नहीं चाहिए था। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी जुरिडिक्शन को मानते हैं या नहीं मानते। दूसरा मुल्क चला गया, आप कहते हैं जी हम नहीं मानते, तो कोई बाइंडिंग नहीं है कि ज़बरदस्ती तो आपको नहीं वापस ला के बिठा देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये आम जो ये मियां नवाज शरीफ साहब से ये सवाल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट में ये काम क्यों किया गया? सुन लें मियां साहब को इस बारे में जवाब देना चाहिए। उनसे पूछ लेना, उनसे पूछ लेना। मैं मेरी एक बात सुन लें कि आम जुर्म में और जंगी जराइम में थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, और ख़ास तौर पर जासूसी के इल्ज़ाम में अगर कोई पकड़ा जाए गैर मुल्की, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल किया गया, वहाँ पर उसको वकील की भी ले सकता था, सारा कुछ था। मेरा सवाल ये है कि उसी मिलिट्री कोर्ट्स में सारी केसेस को डील किया जा रहा है, इसको अब स्पेशल राहत क्यों दी जा रही है? नवाज शरीफ साहब ने क्यों किया फिर आपकी नज़र में? क्यों उनके दौर में ये ICJ में फिर गए? देखिए ICJ में जाना उस वक्त का जो फैसला था, काबीना वहाँ की उनकी बैठी और उन्होंने इस हवाले से डिसाइड किया गलत कि वहाँ जाया जाए, क्योंकि ये गलत किया ना सर। उस वक्त हमने भी तनकीद की थी। ठीक है, चले सही। हमने तनकीद ये की थी कि बच्चों का कातिल है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेनी है। गुलाम साहब ब्रेक हम ऊपर जा रहे हैं। न्यूज़ अपडेट्स हैं, न्यूज़ अपडेट्स के बाद खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे अहमद हसन राना साहब, शमीम राना साहब के बेटे हैं, उनके वकील भी हैं। आपको बताइए उनका एक बयान हल्फी सामने आया और जिसमें सारा साकिब निसार साहब पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने फ़ोन किया और नवाज शरीफ और मरीम को सजा दिलवाई। अब ये मामला अदालत में भी चल रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला एक ऐसी खबर, एक ऐसा बयान हल्फी जिसने हलचल मचा दी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया। राना शमीम साहब जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित-बल्तिस्तान के, उनका बयान हल्फी सामने आया
और उसमें उन्होंने ये बताया कि जी साकिब निसार साहब जो चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त उन्होंने फ़ोन किया मुबैना तौर पर किसी जज को और कहा कि जी नवाज़ शरीफ मरीम को 2018 के इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। अब इस चीज़ का नोटिस ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई और शमीम राना साहब को भी नोटिस चले गए। शमीम राना साहब के बेटे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, अहमद हसन राना साहब हमारे साथ हैं जो शमीम राना साहब के बिहाफ पर अदालत में पेश हो रहे हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया वक्त का। ये बताइए कि अब ज़ाहिर है कि पहले जो बात सामने आई कि आपके वालिद साहब ज़ाहिर है बहुत थके हुए थे, लंबा सफ़र करके आए, फिर उनके भाई का इंतकाल हुआ था रिसेंटली और अपने इलाके में जाना पड़ा, तो अब उसके बाद आपकी क्या उनसे बात हुई है? क्योंकि जब आपके क्लाइंट हम कहें तो ज़ाहिर है उनसे बात करके ही आप आगे बात पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो अभी वो क्या पोजीशन बताते हैं कि लंदन में जाकर क्यों उन्होंने ये बयान हल्फी दिया और इसके बारे में वो क्या बातें बता रहे हैं? ऐसे सिचुएशन को इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। कल जब वो नींद से उठे हैं तो उन्होंने जब देखा कि जब मैंने बयान दिए विदाउट उनसे इंस्ट्रक्शंस लिए हुए तो मुझे तो काफ़ी रिब्यूक किया गया, काफ़ी डांटा गया उनकी तरफ से कि आपको मुझसे पूछे बगैर बयान नहीं देने चाहिए थे। फिर भी उन्होंने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दी, वो जब आप सवाल पूछते जाएंगे तो मैं बताता जाऊँगा। उन्होंने कहा इनके ये जवाब बात है, बाकी अभी आप जो बातें मैंने नहीं बताई उस पर नो कमेंट्स कह दीजिएगा प्लीज़, वो मेरे जवाब में होगी। तो इसलिए जो चीज़ आप मुझसे पूछेंगे जो उन्होंने नहीं मुझे बताई उस पर मैं नो कमेंट्स करूँगा। अच्छा अहमद साहब, ये जो बात उन्होंने नोटिस पब्लिक के सामने की, जो बयान हल्फी उन्होंने दिया है, इस हवाले से उन्होंने पहले आपसे भी कभी ये भी मैं आपको बता दूं, वो आज 4 बजे की फ्लाइट से वो अच्छा जी गाजी साहब मैं सॉरी आपको क्वेश्चन नहीं सुन सका। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि वो आज 4 बजे की फ्लाइट से कराची अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पे चले भी गए। हमारी मीटिंग ज़्यादा देर नहीं हो सकती, बस सिर्फ एक मुख्तसर सी मीटिंग हुई आज हमारी। अच्छा राना साहब, ये जो उन्होंने नोटिस पब्लिक के सामने बयान हल्फी दिया है कि उन्होंने ये चीफ जस्टिस की ये बातें सुनी थी, क्या नोटिस पब्लिक से पहले कभी उन्होंने 3 साल हो गए इस चीज़ को, कभी उन्होंने ये आपसे डिस्कशन की कि जनाब मैंने चीफ जस्टिस को ये बातें करते हुए सुना है? इससे पहले कभी आपसे उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी? जी ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सारे शोज़ में बोल चुका हूँ कि गालिबन 1 हफ्ते बाद वो आते थे गिलगित बल्तिस्तान से। जब वो वापस आए उनके विज़िट के बाद तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी ये बात मेरे सामने इस तरह हुई है। तो आपने उनको क्या मशवरा दिया था कि ये इस पे चुप रहना चाहिए या ये लोगों को बताना चाहिए, ये पब्लिक करनी चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी बात नहीं है कि एक चीफ जस्टिस जो है वो फैसलों पे असरअंदाज हो रहा है। देखिए जी वो मेरे, आप खुद भी एक लॉयर हैं। हाँ लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, वो मेरे वालिद साहब है, मेरे एसोसिएट नहीं है, ना मेरे अंडर काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंसान है, मेरे वालिद साहब है। उन्होंने ना मुझसे मशवरा मांगा ना मैंने मशवरा दिया। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, आप कोई सवाल करना चाहें? जी राना साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से चीफ जज साहब जस्टिस राना शमीम साहब ने ये कहा कि मैंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा भी उनकी मौजूद थी, आप यानी कि आपकी वालदा भी उस वक्त मौजूद थी, और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि अपने ज़मीर पर कोई बोझ ना रखना और ये बात जो है लोगों को बता देना। तो फैमिली में डिस्कस हुई आपके सामने ये बात? जी फैमिली तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब ही है, बाकी तो मेरी सिस्टर्स हैं और बाकी फैमिली है। तो वो इस मामले में ख़ास तौर पे वो उनसे डिस्कशन हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम तीनों से तो हुई थी। तो हमने तो यही कहा था जो आपकी ज़मीर को बेहतर लगे, उस वक्त भी हमने यही बस कहा था। तो उनको थोड़ा टाइम लग गया, बिल्कुल, वो शायद सोच रहे थे, सोचने समझने में और अपने आप को इतना मजबूत करने में उन्हें शायद 3 साल लग गए, 3-3.5 साल, क्योंकि इट्स अ ब्रेव डिसीजन ऑन हिज बिहाफ। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ जो बार-बार की जा रही है, जिस तरह से दूसरी बात ये थी कि जिस तरह से ज़ाती हैसियत में मैं मुख्तसर से 1-2 सवाल इकट्ठे कर देता हूँ कि एक तो आपको वकील मुकर्रर कर दिया उन्होंने अपना, दूसरी बात ये है कि वो कह रहे थे कि वो खुद पेश हों ज़ाती हैसियत में, तो उन्होंने फ़ैसला किया है अगली जो हियरिंग है उसके ऊपर
ज़ाती हैसियत में पेश होने का? इंशाल्लाह जी 26 को वो ज़ाती हैसियत में मेरे साथ ही पेश होंगे इंशाल्लाह। जी बाबर साहब। अच्छा राना साहब, जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आपने कल भी बार बार ये बात की कि मियाँ साहब से भी वो मिलते रहे, नून लीग लॉयर विंग के वो वाइस प्रेसिडेंट रहे सिंध के, और ये सारा नून लीग के साथ एक कनेक्शन है। तो लोग तो इस प्राइम में देख रहे हैं कि जनाब चूँकि नून लीग के साथ कनेक्शन था, उनके साथ राब्ते थे, इसी वजह से एक 3 साल के बाद एक टाइमिंग बड़ी अहम है, बड़े अहम मौके पे जब मरियम नवाज का सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है और ये चीज़ें चल रही कि वो उसको डिले करना चाह रहे हैं, उस वक्त ये स्टेटमेंट आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आप इस टाइमिंग को अहम कह रहे हैं, इससे ज़्यादा तो अहम टाइमिंग तो वो थी जब उनकी पहली बार अपीलें लगी थी, तब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तब तो वो जेल में थे, तब तो वो जेल से निकलना भी चाहते थे, उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तब तो टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब ये सवाल जो आपका बनता है कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं, ये मैं सबको बोल चुका हूँ। ये सवाल आप लोगों का बनता है जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम साहब से, वही हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे अभी कोई अथॉरिटी नहीं कि वाई 3.5 years, उन्होंने कहा जी इसका जवाब मैं खुद दूंगा, द टाइम कम्स इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, आपकी मुलाकात, राना साहब ये एक जो चीज़ है कि नोटरी पब्लिक जो है वो वहाँ से नोटराइज करवाया गया। अच्छा, बड़ी एक जिसकी वजह से सवाल उठता है कि मरियम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ और हसन हुसैन नवाज़, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो सबमिट हुए वो भी वहीं से नोटराइज थे, और राना साहब का हलफनामा भी वहीं से नोटराइज था। फिर वो ठीक है कि अगर उन्होंने हलफनामा बना लिया था तो वो किस तरह से अखबार और एक टीवी चैनल को पहुंच गया, और हालांकि ये तो उनके अपने ज़मीर की आवाज़ थी जो उन्होंने ये हलफनामा अगर बनवाया भी था वहाँ से, और नोटराइज वहीं से हुआ जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ और उनके फैमिली के कागजात नोटराइज होते हैं। अच्छा, मैं फिर आपसे एक सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ? जी जी जी, पूछे सवाल। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें जी जी करें, क्यों नहीं, आप सवाल का जवाब दे दें। अगर यही एफिडेविट चीचा वतनी में हुआ होता तो आप मुझसे जी जी नहीं, मेरा सवाल के अंदर ही जवाब है। अगर ये एफिडेविट चीचा वतनी में साइन हुआ होता और एग्जीक्यूट हुआ होता तो उससे क्या फर्क पड़ जाना था? वो शायद ये कि नहीं, एक तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होती है सर। बात ये है राना साहब कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात ये है कि या तो किसी अदालत में आपने बात की लंदन की रिक्वायरमेंट हो। देखे मैं बात करता, अब मेरी बात सुने, स्टोरी मेकर तो लॉयर से अच्छा कोई हो सकता है? हम तो रोज ही प्लेंट में स्टोरीज लिखते हैं। अब जिसने जो स्टोरीज बनानी है बनाए जी, यूं था, ये था, वहाँ था। एफिडेविट कहीं भी साइन हो जाए, उसके कंटेंट्स मैटर करते हैं कि वेयर इट हैज बीन साइंड और एग्जीक्यूटेड? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, सर मैटर तो करता है ना, मैटर तो करता है। एक लंदन में उसी जगह पे की जाती है जहाँ पर नवाज शरीफ रह रहे हैं, उसी नोटिस वो मीडिया को मैटर करता है। नहीं, प्लेस जो है, नहीं प्लेस मैटर करता है मीडिया को, क्योंकि वो एक हाईलाइट होगी ना चीज, वेयर इट वाज साइंड। चीचा वतनी होता तो शायद कोई बॉदर भी ना करता ये सवाल करना। अच्छा ये बताएं, लेकिन चीज तो वही है, एफिडेविट तो साइन हो गया, कंटेंट्स में बात करें। ये क्या बात करनी कि लंदन में साइन नहीं? देखें, ये तो आप पॉलिटिशियंस वाली बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट वाली बात नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, कहीं भी हो, ये बताएं कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब ने आपकी वालिदा से आपसे भी बात की, कुछ याद आपको ये कब उन्होंने आपसे डिस्कस किया? जब ये सारा मामला हुआ, जब ये केस चल रहा था, उसके फौरन बाद, 1-2 हफ्ते बाद डिस्कस किया या उसके कुछ अरसे के बाद? नहीं जी, जब वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब गिलगित गए हुए थे, उनकी वापसी के 1 हफ्ते बाद वो आए होंगे मेरे ख्याल से गालिबन इस्लामाबाद। तो तब मुझे बताया था, मुझे डेट एग्जैक्ट याद। तो आपकी मुलाकात हुई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब मियाँ साहब जेल में थे, तो तब तक आपके नॉलेज में चीज़ थी, आपका दिल चाहा कि आप ये नवाज शरीफ साहब से डिस्कस कर लें कि जी ये असल नहीं, वो मेरी मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। तो आपके नॉलेज में तब तक ये बात आ चुकी थी कि ये तो इन्फ्लुएंस करके किया गया? जब मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था।
अहमद साहब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप मियां साहब से मिले थे तो क्या ये बात आपके इल्म में थी और क्या ये चीज आपने उनसे डिस्कस की? अब आप मेरे से लगता है बहुत कुछ खुलवाना चाह रहे हैं। आपको नहीं पता था मियां साहब के साथ क्या होने वाला है? सर वो तो आप जब प्रोसीडिंग चल रही थी क्या होने वाला था हमें प्लीज जरा थोड़ा सा बता दें मेरे मुंह से ना बुलवाएं। राणा साहब के क्या होने वाला था मियां साहब के साथ? नहीं, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप लोग थोड़ी सी जर्नलिज्म पे अभी अपना डिग्री करें पहले पूरी। राणा साहब हम तो ये इंतजार कर रहे थे कि कोई वो रसीदे देंगे, कोई मनी ट्रेल देंगे, कोई एविडेंसेस देंगे, कतरी खत नहीं देंगे, हम तो इस चीज का इंतजार कर रहे थे। हाँ नहीं तो आपको अभी वेट करें ना, हम तो लॉयर हैं, हम अपना जवाब अकॉर्डिंगली जवाब दाखिल कराएंगे ना जब राणा साहब अप्रूवल। अच्छा मुझे एक और चीज, राणा साहब जब इंशाल्लाह अपना अप्रूव कर देंगे तो मेरा पूरा एक जवाब आपके सामने आ जाए। अच्छा राणा साहब आप एक लॉयर हैं, आप एक वकील हैं, आपका तजुर्बा है, आपके वालिद साहब एक जज रहे हैं, आपसे ज़्यादा तजुर्बाकार कोई नहीं है। मुझे आप एक चीज़ बताएं कि ये जो एफिडेविट है इसको एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? एविडेंस कहाँ पे आएगा? कौन एस्टेब्लिश करेगा कि जनाब उस वक्त आपकी वालदा थी, उस वक्त चीफ जस्टिस की वाइफ थी, आपकी वालदा है नहीं, चीफ जस्टिस को वेरीफाई नहीं करेंगे, उनकी बीवी को वेरीफाई नहीं करेगी, तो ये फिर किस तरह से एस्टेब्लिश होगा? एविडेंस कहाँ से आएगी? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप वकालत की गुण सीखना चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको बताता हूँ। जी जी जरूर। मैं और आप एक एग्रीमेंट करते हैं, कोई लिखत पकड़ नहीं होती, सिर्फ मैं और आप होते हैं, और मैं अपनी बीवी को या किसी को बताता हूँ और उसकी भी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता मेरा इस बंदे के साथ ये मुआहदा हुआ था। अब आप थोड़ा सा सब्र तो कर लें, थोड़ा टाइम तो दें, इंशाल्लाह 26 से पहले जवाब आ जाएगा तो उसमें एविडेंस का जिक्र भी आ जाएगा। अच्छा। और कुछ एविडेंस ऐसी भी होती है कि जो इंक्वायरी के लिए रोकी भी जा सकती है, वो इंक्वायरी की स्टेज पे हम लाएंगे। अच्छा आपको लगता है कोई वीडियो या ऑडियो वगैरह हो सकती है? ये अगर नोटिस ना लिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तो क्या आप ये इरादा रखते थे कि ये कोई रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2009 के तहत के वो जो मौजूद जज जिनको देखें जी, रेफरेंस फाइल करना, रेफरेंस तो अब स्टेट भी फाइल कर सकती है। रेफरेंस तो फाइल होता है सिटिंग जज के अगेंस्ट, लेकिन स्टेट अगर कोई भी एक्शन लेना चाहे एक किसी भी खिलाफ, किसी भी रिटायर्ड जज के खिलाफ, वो ले सकती है। राणा साहब जिनको हिदायत दी गई थी वो तो अभी नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टेट तो अभी सुन तो ले, मेरी पूरी बात तो सुन ले, मेरी पूरी बात भी सुन ले। जी राणा साहब, पीटीआई अभी स्टेट है और पीटीआई तो साकिब निसार साहब को सपोर्ट कर रही है। वो तो उनके लिए ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे उनके वकील है या उनके रिश्तेदार हैं। वो तो समझ से बालतर है कि उनका क्या एट स्टेक है पीटीआई का, जो उनके वज़ीरा बोल रहे हैं, इतना ऑल शॉल बकवास भी की उन्होंने। नहीं, गुलाम साहब कह रहे हैं कि जिसको इन्फ्लुएंस किया गया मुबैना तौर पर, अगर साकिब निसार ने किसी को कॉल की थी तो वो तो और मामला है, उनको तो वो तो यानी अभी मौजूद होंगे ना अगर किसी को उन्होंने कॉल की थी। ये वो कहना चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जा सकता है, और गालिबन आपने ये बात कही भी है कि उस पर टेकअप होना चाहिए। तो वो तो फिर ये तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन, आप तो मेरे से क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में पूछना जा रहे हैं कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन में किसको एग्जामिन करेंगे और कौन हमारे विटनेसेस होंगे। वेट फॉर द टाइम, द लिस्ट विल बी इशूड अकॉर्डिंगली व्हेन द टाइम कम्स। अच्छा, मरियम साहिबा का बयान आया है कि जी बयान हल्फी आ गया है, इसके मुकाबले पर बयान हल्फी ही होना चाहिए, तो आप इस पर क्या कहते हैं एज अ लॉयर? आपको लगता है कि एक बयान हल्फी आ जाना एक वो लीगल डॉक्यूमेंट है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता जब तक कि अब साकिब निसार साहब भी कोई बयान हल्फी ना दें? नहीं जी, मैं आई एम सॉरी, आई एग्री टू डिसएग्री विद मरियम साहिबा। अब उनकी मर्जी, साकिब साहब की, मेरे वालिद साहब ने खुद ही एफिडेविट दी है तो ये हैज़ टू स्टैंड बाय इट। अगर साकिब साहब विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब साहब अगर नहीं देना चाहते तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना राइट है। अच्छा, फैसल वाडा ने बहुत राना शमीर साहब के हवाले से बातें की हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने नामुनासिब किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो उनके हवाले से कोई आपने कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज जो यूज़ की है उसके लिए कोई हद तक इज़्ज़त का दावा करने का इरादा रखते हैं?
मैं तो उनको एडवाइस करूँगा थ्रू दिस फोरम कि मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकूँ, मैं कल से बिजी हूँ। अगर वो आके अगर उन्हें एहसास हो गया है कि उनसे गलती हो गई है और वो ऑन एयर ये भी कह दें सिर्फ कि जी मैंने जो अहमद हसन राना साहब के बारे में और जस्टिस राना साहब के बारे में जो कहा था वो कुछ मुझे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन सही नहीं मिली थी, उसकी वजह से गलती होगी और माफ़ी मांग लें, तो मैं इधर ही बात को ख़त्म कर दूँगा। डेफेमेशन का केस भी यही होता है। मैं उनके ऊपर क्या करूँगा, लेकिन अगर वो डटे रहेंगे कि जो उन्होंने बोला वो सही है तो फिर 1 अरब ईच हर जाने का नोटिस मैं उनको भिजवाऊंगा इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है। अच्छा, ये में बात की तो ये क्या साकिब निसार साहब के पास भी तो ये एक इस वक्त वो कर सकते हैं कि अगर ये सब बातें गलत हैं, बयान नफरी गलत है, और ख़ुद साकिब निसार साहब से मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी मैं कोई इंटरव्यू कुछ नहीं देना चाहता, लेकिन वो ये ज़रूर उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं इसको सब जो भी उन्होंने लिखा है इस सब को मैं डिनाई करता हूँ, ये सब गलत है। तो वो भी तो डेफेमेशन कर सकते हैं फिर केस साकिब निसार साहब? नहीं, मुझे वो करें वालिद साहब पे उसका जवाब, उसका आपको पता है रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा दिया जाता है, हमको उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह, कोर्ट जवाब देंगे। अच्छा, आपने ये जब किया है ब्रेकिंग न्यूज़ बनी कि जी वालिद साहब आपके जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो उनका लीगल विंग या वकला के नायब सदर हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कभी कोई ताल्लुक वगैरह रहा है वालिद साहब? नायब सदर रहे हुए हैं, अब नहीं है नायब सदर जी, मैं क्लियर कर दूं, वो नायब सदर अब नहीं है। जब वो जज बन गए थे तो जज के बाद कोई नायब सदर नहीं होता। ये लोगों को पता नहीं है, पॉलिटिशियंस सिर्फ अपने मफाद के लिए जजिस को मलाइन भी कर देते हैं। जब एक जज बनता है, मैं लोगों को आज बताना चाहता हूँ, जिनका कॉन्शियस क्लियर होता है, जिनका ज़मीर क्लियर होता है, जिन्होंने कब्र में जाना है और जिनको पता है कि कब्र में ईंधन सबसे पहले काजियों से जलेगा, उनके गिरेबान पकड़े जाएंगे कि तुम्हें तो इंसाफ की सीट दी गई थी, तुमने क्या किया। तो मेरे वालिद साहब को तो अल्लाह का शुक्र इस चीज़ का पता नहीं। मेरी वालदा बड़ी रिलीजियस, नमाजी और बड़ी नेक औरत थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत उसका आला मुक़ाम अता फरमाए। वो मेरे वालिद साहब को हर वक्त याद दिलाती रहती हैं कि आपने कब्र में भी जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अपनी कब्र का पता है। हाँ, इंसान है, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी गुनाह होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, गलती हो जाए माफ़ी मांग लो जी, अल्लाह गफूर रहीम, माफ़ करने वाला है। अच्छा राना साहब, वो ना आपके वालिद साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से ले ऑफ जज हैं। सिंध हाई कोर्ट में वो जज हुए और बाद में वो वहाँ से उनको निकाल दिया गया। वजह क्या थी, क्यों ले ऑफ हुए? जी आपको भी पता है वजह, वो पीसीओ जज थे, पीसीओ पे उन्होंने ओथ लिया था और वो पीसीओ था भी नहीं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन उसके बाद आपको पता डिसीजन आया जिससे सारी रीशफलिंग हुई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके तहत उस अपॉइंटमेंट्स को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि जी उस वक्त ये सारा पीसीओ के अंडर हुआ था और वो ऑर्डर आपको पता है उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब का भी इशू चल रहा था, तो उसी दौरान ये जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई थी इनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बस ये हुआ था। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ ने उनको जज लगवाया, इसमें कितनी हकीकत है? ये फिर मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों ने फिर अपना इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। आप जाएँ सिंध हाई कोर्ट में, आप जो पूरी लिस्ट है कि राना मोहम्मद शरीफ साहब ने टोटल आज तक कितने केसेस किए हैं 1983 से और कितने केसेस में वो जीते हैं, कितने केसेस में वो स्टेट की तरफ से पीयर हुए हैं, कितने केसेस में वो एफबीआर की तरफ से पीयर हुए हैं, कितने केसेस में वो प्राइवेट ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिटिशियंस की तरफ से पेयर हुए। ठीक है। और अच्छा सर, फिर उनका राना साहब टाइम बहुत कम है, ये बताएं कि क्या राना शमीम साहब जो हैं ही वाज अपॉइंटेड एज अ प्रोसिक्यूटर। नहीं देखे मेरी बात क्लियर होने दें पूरी। जी तो फर्स्ट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध एक पंजाबी जब बनता है सिंध में, तो दैट मींस ही हैड द सब्सटेंस, ही हैड द सब्सटेंस। तो प्लीज इस चीज नैरेटिव को क्लियर कर दें कि वो फर्स्ट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध भी थे तो वो मेरिट पे बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, क्या राना शमीम साहब जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के वाइस चांसलर रहे हैं या हैं?
अभी है जी, अभी है। अच्छा, अब भी हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको लगाया गया। ये बड़ी ट्विटर पर किसी ने किया हुआ था, मैंने कहा जी मैं इस चीज़ पर भी कंफर्म कर लूँ। अच्छा, आखिर में ये फरमाइएगा तो मैं तो आपको बता देता हूँ, वो तो MQM के भी लॉयर रह चुके हैं। वो नहीं एक मिनट उसामा साहब, एक बात सुन लें। वो तो MQM के जो वज़ीर हैं उनके भी लॉयर रह चुके हैं, PTI के वज़ीर मेरे ख्याल से उनके भी लॉयर रह चुके हैं, शिराजी ग्रुप्स के भी रह चुके हैं। अच्छा। वो तो PML नून के भी रह चुके हैं, वो तो PMLQ के भी रह चुके हैं। तो आपको उनको किन किन से एसोसिएट करेंगे? वो तो सबके लॉयर्स रह चुके हैं। तो इसका मतलब है कि उनका सबसे, क्योंकि एक सीनियर लॉयर भी रहे हैं, तो यानी कोई भी हो सकता है जरदारी साहब से मुलाकातें हों, जिस तरह नवाज शरीफ साहब से रही हैं, उनकी सबसे मुलाकात। अब आपको बात समझ आई। उनका तो ताल्लुक सबसे है, माशाल्लाह उनका ताल्लुक सबसे। मेमो स्कैंडल में वो नवाज शरीफ और बाकी उनकी जो पूरी टीम थी उनके। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अब जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो क्या आप जज साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि इसमें चीफ जस्टिस जो है उनको भी बुलाया जाए, साबिक चीफ जस्टिस को बुलाया जाए, साकिब निसार साहब को? नहीं जी, हम कोई इस तरह की इस्तदा नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, हम इस तरह की कोई इस्तदा नहीं करेंगे। कोर्ट एक ऑनरेबल कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, माशाल्लाह अतर मिल्ला साहब एक बहुत कॉम्पिटेंट चीफ जस्टिस हैं। हमें उन पे पूरा ट्रस्ट है। इंशाल्लाह वही डिसीजन लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपना सिर्फ जवाब दाखिल करेंगे। बाकी जो करना है वो कोर्ट ने करना है, ऑनरेबल कोर्ट ने करना है। अच्छा, एक और चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही है कि जी आप पर कोई दबाव आया, खासतौर पे नून लीग की हलकों की तरफ, या मरियम साहिबा ने ये दबाव डाला कि जी आपको इंटरव्यू मजीद ना दीजिएगा टेलीविजन पर, ऐसा कुछ हुआ या आपने कोई इस पर बात की? मुझ पर डाला है दबाव? जी, दबाव है। जी, ये क्या है, मुझ पर दबाव डाला? जी, आप पर दबाव डालने की कोशिश हुई, आपको पैगाम दिया गया कि नहीं? सकता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नहीं हो गया आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये हुआ हो कि आपको कहा हो कि नहीं, आपको मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं, अंदाजा नहीं हो गया कि मेरे ऊपर? नहीं, आपको लगता है कि मुझे कोई डिक्टेशन दे सकता है? नहीं, अंदाजा हो गया कि आप जो कहना चाहते हैं आप कह देते हैं, लेकिन होता है कि सॉरी, मैं डिक्टेशन देने वाला बंदा ही नहीं है। अच्छा, कहीं से कुछ कहा गया हो कि जी जरा मोहतात रहिएगा। नहीं, अच्छा, मैं उनका लॉयर थोड़ी, मरीम नवाज साहिबा का लॉयर थोड़ी हूँ। मैं अपने वाले साहब का लॉयर हूँ। अगर वो मुझे जी यानी जो वालिद साहब कहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एडवोकेट जनरल पंजाब थे और आपने मियां नवाज शरीफ से भी आप उस वक्त मिले। आपका बैकग्राउंड भी ज़ाहिर है कि लॉ फ्रेटर्निटी के साथ और लॉ पॉलिटिको आपकी फैमिली है, तो उनकी सज़ा उस वक्त उन्हें हो चुकी थी। तो क्या आपका मानना है मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सज़ा के हवाले से कि वो दुरुस्त उनको सज़ा हुई है, या सर हेडलाइंस का वक्त हो रहा है कि वो उनकी फैज? जी राना साहब क्विकली। नहीं, ये इसका सवाल आप जब मुझसे करेंगे ना, मुझे अगर वो लोग अपना लॉयर बना देंगे तो फिर मैं दे सकता हूँ। अभी मेरे पास ना फैक्ट्स हैं ना फाइल्स हैं। सही सजा हुई है कि नहीं हुई उसके लिए तो मुझे जजमेंट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, अपील पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पहले मुझे लॉयर कर ले तो फिर मैं आपको बता। मुअज़्ज़िज़ साहब अतर मिल्ला साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ आती तो मैं फौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता। तो आप समझते हैं कि डिले हुआ है कुछ? देखिए, मैंने कल भी एक बात की थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब एक ज़माने में मुशर्रफ साहब के मिनिस्टर थे। देन ही रियलाइज कि नहीं जी, डेमोक्रेसी इज़ द वे फॉरवर्ड। उन्होंने अपने आप को रिज़ाइन किया और देन ही जॉइंट दी जो लॉयर्स मूवमेंट थी, ठीक है, उसको ज्वाइन चले और फिर ठीक है। अहमद हसन राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, जो कि हेडलाइंस का बिल्कुल वक्त हो रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।